अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो गज़वे हिंद अब शुरू होने वाली है। गज़वे हिंद के आसार आ गए, क्योंकि जब बांग्लादेश में हिंदुस्तान का चलता था, शेख हसीना थी, तो बांग्लादेश में जब वो पाकिस्तान पे हमला करते तो बांग्लादेश को भी इस्तेमाल करते और हिंदुस्तान की फ़ौज बांग्लादेश में भी जाती और बांग्लादेश में घुस करके पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला करती। लेकिन अब जो है बांग्लादेश थोड़ा सा फ़र्क हो गया है। अभी भी पता नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में किसी की भी हुकूमत बने, क्योंकि प्लानिंग के तहत प्लान तो यही है कि पाकिस्तान पे हमला किया जाएगा, तो किसी भी कीमत पे बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना का साथ ना दे, ऐसा रूल बनाया जाएगा, क्योंकि इसके पीछे सुपर पावर रहेगा। सुपर पावर जो है वो चाइना को बेवकूफ़ बना रहा है और बेवकूफ़ी की राह पर चाइना को छोड़ेगा। और चाइना को भी ये समझ लेना चाहिए कि बांग्लादेश को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान और चाइना के साथ ही होना चाहिए। अमेरिका चाहेगा कि किसी न किसी तरह ये चाइना और पाकिस्तान से अलग रहे, क्योंकि सुपर पावर को मालूम है कि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान को मारने वाले हैं। पाकिस्तान के पर हमले के दौरान हम ईरान को भी मार देंगे, लेकिन जब पाकिस्तान को मार देंगे, ईरान को मार देंगे, तो यही हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके हम चाइना को भी मारेंगे। इसके लिए किसी न किसी तरह हिंदुस्तान को बचाना जो है उनके लिए ज़रूरी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हिकमत की बात यही है कि अल्लाह ताला रास्ता साफ कर रहा है गज़वे हिंद का, कि गज़वे हिंद में ज़्यादा मुश्किल न पैदा हो। और गज़वे हिंद वैसे भी बड़ी सख्त जंग है, बड़ी ख़तरनाक जंग है, तो होगी। लेकिन अभी मुसलमानों को बांग्लादेश की ज़रूरत है, क्योंकि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा तो हिंदुस्तान की जो गर्दन है, बांग्लादेश, चाइना और ये क्या 7 स्टार, उड़ीसा वगैरह, ये इधर जो एक गर्दन है, जो इसको मुर्गी की गर्दन कहते हैं, हिंदुस्तान में घुसने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। अब कोई कहेगा तो हिंदुस्तानी मुसलमान है तो हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहा है। नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान सुपर पावर के लिए रास्ता साफ कर रहा है और वो ईरान, पाकिस्तान को और चाइना को मारने वाला है। तो क्यों ना ईरान, पाकिस्तान, चाइना मिलके हिंदुस्तान को मार दें। हर इंसान को अपनी जान की परवाह होती है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं तुमको मारने वाला, तो मुझे मार दोगे, और मुझे पता चल जाए कि तुम मुझे मारने वाले हो, तो मैं भी चाहूँगा कि मुझे मारो, इससे पहले मैं तुम्हें मार दूँ। तो ये दुनिया का सिस्टम है मेरे भाई, ये दुनिया का सिस्टम है। वक्त सब साबित करेगा। यहाँ गज़वे हिंद का रास्ता साफ हो रहा है। जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना के ही साथ रहेगा और उन्हीं का साथ देगा। अब हिंदुस्तान के वो पंडित जी का कहना सही नज़र आने वाला है अनकरीब, के संत रविदास जी ने कहा था कि हिंदुस्तान पर तीनों तरफ से हमला होगा। अब बांग्लादेश भी तैयार हो रहा है, कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुक्मरानों की फटी पड़ी है इस वक्त। हमरे मोदी जी भैया की बहुत फटी पड़ी है। सुना है कि बड़ी मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। का होएगा, कैसे होएगा, ये तो बांग्लादेश वो हमरे हाथ से निकल गया। अब का करी हो देखो, कितनी भी मीटिंग कर लो, अगर विलन बनोगे तो हीरो का सामना करना ही पड़ेगा भैया। विलन जो बनता है वाकई में बड़ा ताकतवर होता है वो। फिल्मों में भी विलन को बड़ा ताकतवर बताया जाता है। अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, कुलभूषण खरबंदा, नाना पाटेकर, और को टकले का क्या नाम है, भूल गया मैं, अनुपम खेर। थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने ये गूंज सुनी तुमने तो मेरे दोस्तों, विलन बनोगे
जब विलन तभी इंसान बनता है जब जानता है कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तो अपनी ताकत में वो अंधा हो जाता है। शैतान जो है उसकी ताकत को बहुत लंबा चौड़ा करके दिखाता है, भैया तू बड़ा ताकतवर है, कुछ भी कर सकता है, और बहक जाता है, भटकते जाता है। और उसके सामने किसी गरीब को खड़ा किया जाता है जिसको हीरो बताया जाता है। हीरो को बहुत कमजोर बताया जाता है, लेकिन वो कमजोर हीरो से, विलन से टकराते 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 टकराते, कोई भी स्टोरी हो, कोई भी फिल्म हो, कोई भी विलन हो, कोई भी हीरो हो, ऑलमोस्ट ज्यादातर फिल्मों में यही होता है, हीरो किसी न किसी तरह विलन को जवाब देते 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 कभी मार खाता है, कभी मुसीबत में पड़ता है, कभी आवाम उसके खिलाफ होती है, कभी वो आवाम के खिलाफ होता है, आवाम और उसके दरमियान नफरत डाली जाती है, फिर इस्लाह हो जाता है, मसला हल हो जाता है। लेकिन बिल आखिर में जाकर, लास्ट में जाकर हीरो जो है ना विलन को धप्पा धप धोता ही है। तो भैया विलन का काम ना करो। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत को कहूँगा बड़े शराफत से, बड़े हाथ तो नहीं जोड़ूंगा लेकिन बड़े अच्छे से निवेदन करूँगा। वो अंग्रेजी में कुछ कहते हैं, मुझे नहीं आता, काइंडली और क्या क्या बोलते हैं बहुत मुझे नहीं पता। बहरहाल मैं एक बहुत प्यारे अंदाज में रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ हिंदुस्तान की हुकूमत से कि देखो तुम्हारे मार खाने की बारी आ गई है। जो भी मेरी वीडियो देखे ना हुकूमत तक पहुंचा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़ाओ, कोई ना कोई ऐसा होगा जो हुकूमत तक पहुंचा देगा। भैया हुकूमत हिंदुस्तान की तुम्हारी मार खाने की बारी आ गई है, हिंदुस्तान की फौज तुम्हारी मार खाने की बारी आ गई है, हिंदुस्तान के पुलिस तुम्हारी मार खाने की बारी आ गई है, और हिंदुस्तान के वो तमाम जवान फोर्स के जो गरीब के घर पे बुलडोजर चलवाने के लिए जाके बंदूक AK-47 लेके खड़े हो जाते हैं। ओए हट हट, चल उधर, खड़े उधर, हट हट, ओए होए साले बहुत मारूंगा। और किसी किसी को पकड़ के डंडा बहुत मारते हैं, और क्या कहते हैं, ओए चल नहीं तो मारूंगा बहुत, भागे से, चल निकल, इधर खड़े हो मत हो, चल भाग। अब वो क्या करते हैं, जालिम हुकूमत का साथ देते हैं। जालिम हुकूमत क्या करती है, बुलडोजर भेज के लाइन से गरीबों के घर पे बुलडोजर चला के पूरा मैदान कर देती है। कहा हो पुलिस वाले भैया, कहा हो सरकारी ऑफिसर, गरीबों का घर पे बुलडोजर चलवाते हो और अपने आप को बहुत बड़ा फत्ते खां समझते हो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, देख लो ठाकुर, तुम्हें फटके पड़ने की तैयारी हो रही है। और तुम्हारे हुक्मरान मीटिंग में मीटिंग कर रहे हैं, अजय ओ अजीत डोगवाल, आजा भैया जल्दी से राय दे, जल्दी से मशवरा कर, क्या करना है अभी, क्या करे, बांग्लादेश तो हमारे हाथ से निकल गया। मैं ये नहीं कहता बांग्लादेश निकल गया तो क्या होगा, ये होगा। देखो मेरा जो इल्म है, वो जो पुख्ता इल्म है वो ये है कि गज़वे हिंद होगी और यहां पर हिंदुस्तान मार खाएगा, हार जाएगा। अब उसकी निशानी नजर आ रही है। अब हिंदुस्तान परेशान है भैया, बुलडोजर चलाने से बाहर जा। मीटिंग करने से कोई फायदा नहीं। मीटिंग करना है तो इसलिए मीटिंग करो कि तुमने जो गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे कोई भी हो, जिन जिन गरीबों के घरों पे तुमने बुलडोजर चलाया है उनको वहीं घर बना के दो, और उससे जो उनका घर था उससे अच्छा बना के दो, और जो तुमने उनका नुकसान किया वो पूरा भरपाई करो, उनसे माफी मांगो। अगर वो माफ कर दें तो शायद तुम बच सकते हो, वरना अरे ओ सरकारी अधिकारियों, अरे ओ हिंदुस्तान के फौजी जवानों, अरे ओ पुलिस वालों, तुम्हारे पिटने की बारी आ गई है। अब तुम्हारे पिटने की बारी आ गई है। कान के नीचे फट 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 मार के तुमको बताएंगे, कहा हो सरकारी अधिकारी, कहां गया तुम्हारा रुआब। AK-47 लेके, बंदूक लेके, नीली पीली वर्दी पहन के खड़े हो जाते हो और गरीब के घर पे बुलडोजर चलवाते हो, हाँ, और गरीबों पर जुल्म करते हैं। हट बे, इधर खड़े नहीं होना, चल भाग बे। कोई बेचारा अपने घर की हिफाजत के लिए जाता है तो उसको पकड़ के बहुत मारते हो,
उसको सामान भी नहीं निकालने देते। तुम्हारे बाप का है वो सामान? करे तेरे बाप का है? हुकूमत ने कभी फ्री में बांटा है? गरीब बेचारे किस तरह से मेहनत मजदूरी करके अपना घर बनाया, एक एक पैसा जमा करके घर खरीदा बनाया। तुमने एक झटके में बुलडोजर चला के सभा चढ़ मैदान कर दिया। तुम्हारे बाप का राज है? अरे पुलिस वाले, अरे जवान AK-47 लेके खड़े होने वाले, नीली पीली खाकी वर्दी वालों, अरे फौजी जवानों, अंधे हो, बहरे हो, कुछ देख नहीं सकते? हाँ, कि हिंदुस्तान में अपने ही घर में अपने ही घर वालों को कत्लेआम कर रहे हो, अपने ही देश के लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हो, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हो। हाँ, तैयारी कर लो, पछवाड़े पे जबरदस्त फटका पड़ने वाला है तुम सबको। याद करना जब फटका पड़ेगा तो कि हमने खड़े होकर गरीबों के घर पे बुलडोजर चलवाया है। अरे ओ फौजी जवान, मैंने मुंबई शहर के माहिम पुलिस स्टेशन में 21 मई 2021 को 16 मई 2021 को माहिम पुलिस स्टेशन में कह दिया था। और उसके बाद भी एक दिन के लिए मुझे जेल में रखा था, हथकड़ी बांध के ऐसे, बाएं हाथ में हथकड़ी बांध करके ऐसे जंगला में बांधा हुआ था। एक दिन के लिए मुझ पर देशद्रोही का कानून लागू कर दिया था, एक ही दिन में छोड़ भी दिया था। उनको पता चल गया था, बहुत इंक्वायरी किए तो उनको पता चला कि ये देशद्रोह नहीं, देश प्रेमी है। तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया 10:30 बजे तक, रात तक। और मुझे बुलाया बाद में बातचीत करने के लिए, 2-3 दिन के बाद आया कि मैंने बातचीत किया। उस वक्त मैंने बता दिया था कि देखो, तुम चाहे जितने बड़े पुलिस ऑफिसर हो, चाहे जितने बड़े तुम्हारे हिंदुस्तान के हुक्मरान हो, चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो हिंदुस्तान का हाकिम, दुनिया का सुपर पावर साथ क्यों न खड़ा हो, गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाओगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और तुम्हें मुसलमान अपने टैंकों के नीचे कुचल कुचल के मारेगा। जाकर के किसको यकीन ना हो कि तो माहिम पुलिस स्टेशन में दरियाफ्त कर ले, वहां पर रिपोर्ट मौजूद होगी। लेकिन वो ऑफिसर वहां नहीं है। बाद में मैं गया था, अभी कई साल हो गए ना, बाद में गया, उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो शायद एयरपोर्ट के किसी आसपास के क्राइम ब्रांच में है। पवार साहब, पता कर लो। और आज भी कहता हूं ये निशानी अब तुमको मिल गई है, देख लो, ये निशानी है गज़वे हिंद की। बांग्लादेश के बारे में जो कुछ तुम देख रहे हो, अब हिंदुस्तान वाले, हिंदुस्तान के हुक्मरान मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। अरे भैया मीटिंग करो, का होई काहे? जब लंबी लंबी फेंक रहे थे उसका क्या होगा? पाकिस्तान को कह रहे थे तुम्हारे अपने ही लोग रोड पे निकलेंगे और तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। अच्छा हमरे मोदी जी भैया बोले थे, हमारे मोदी जी भैया कुछ बोले थे। खैर कोई बात नहीं, मोदी जी भैया जो बोले थे तो बड़कवा भैया कुछ बोल सकते हैं। आज पाकिस्तान में देखो कैसे लड़वाया जा रहा है, बलूची सब आपस में भिड़े हुए हैं। क्यों? कुछ नहीं होगा। सोए हुए साले मुर्दे थे, अब उनको तुम अपने अंदाज में उठा रहे हो, लेकिन उठ के खड़े होंगे, लेकिन काम तुम्हारा नहीं करेंगे, काम वो पाकिस्तान का ही करेंगे। मुर्दे थे, पाकिस्तानी मुर्दे थे, साले हिजड़े थे। तुम उनको पाकिस्तान के खिलाफ खड़े कर रहे हो। वो बलूचिस में कोई डॉक्टर औरत है, बड़ी कुत्ती की तरह भौंकती है वो, लेकिन वो नहीं जानती कि वो मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी की गई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि अनकरीब जो मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ भौंक रहे हैं ना, और जो सुपर पावर की गुलामी कर रहे हैं ना, वहां के जनरल, वहां के हुक्मरान सब से सीधे हो जाएंगे। वक्त आने पर सब हो जाता है ना। कोई भी फिल्म देख लो, विलन बड़ा ताकतवर होता है, हीरो बड़ा कमजोर होता है, लेकिन एंड में जाकर वक्त आता है तो वक्त आने पर सब
हीरो विलन की सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है और हीरो कमजोर होने के बाद भी बड़ी ताकत आ जाती है उसके पास, दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन। वही रोल है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। अब देख लो बांग्लादेश में, अभी पाकिस्तान में भी सब ठीक ठाक हो जाएगा। पाकिस्तान के जो गद्दार हैं वो भी सीधे हो जाएंगे, पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो भी सीधे हो जाएंगे। पाकिस्तान सोने की तरह चमक जाएगा। जैसे कहते हैं ना, हीरा कोयले के खदान में मिलता है लेकिन उसमें चमक नहीं होती। तो उसमें चमक नहीं होती हीरे में। तो फिर उसको किसी कारीगर को देते हैं, फिर वो ग्राइंडर वंडर मार के, पत्थर पे घिस के, लकड़ी पे घिस के, ऐसे गाल पे घिस के, ऐसे पोंछ पाँच के एकदम चमकाए के दिए थे। ले भैया, ये तुम्हारा हीरा है ना, ले चमकाए दिन ले लो। हाँ, वैसे कोई पाकिस्तान में मुबारक कदम रखेगा तो पाकिस्तान को फिर घस घस के एकदम चमका देगा। वो हीरे जवाहरात के जैसा हो जाएगा, बिल्कुल हीरे जैसा चमकने लगेगा। और जो आज जगह जगह फसाद है ना, सब खत्म हो जाएगा। हाँ, करे बाबू, आगे दिखाते हैं। आप सबको जय मसीह नेटवर्क चैनल में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। कोविड के दिनों में आपने सुना होगा जब बड़े बड़े देश इकट्ठे होकर एक ऐसी चर्चा जारी किया था, उसमें उन लोगों ने एक विषय पर खासकर चर्चा किया था, वो है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। आपने सुना होगा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, यानी विश्व में एक ही सरकार होना है। इस विषय के ऊपर उन लोगों ने चर्चा किया था और बीते फरवरी महीने में इस चर्चा के पश्चात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में एक भाषण दिया था। उस भाषण में भी उन्होंने इस विषय के बारे में खासकर बताया था। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ उस भाषण का उस क्लिप को आप इसमें देख सकते हैं। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश करें। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। प्रियो, आपने सुना, नरेंद्र मोदी सरकार ने भी एक ही बात को कह रहा है कि हमारा यहाँ पर भी इंडिया में या विश्व में हर जगह में एक सरकार यानी विश्व सरकार, जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं, वो आना जरूरी है और आना ही होगा करके नरेंद्र मोदी जी का कहना है। आज मुझको इस विचार को सबसे पहले किसने बताया था, उसके बारे में हमें जानना अनिवार्य होगा। इस कारण मैं जल्दी से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्ट्री आप लोगों के सामने बताता हूँ। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट शब्द को सबसे पहले 1773 यानी 1773 में मेयर एम्स्टल रोथस्चाइल्ड नामक एक धनी मनुष्य जो जर्मनी में रहता था, जबकि वो एक यहूदी परिवार का है, इस रोथस्चाइल्ड परिवार के द्वारा सबसे पहले वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का ये विचार को लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। वेशैप ने 1776 को एक ऐसी संगठन बनाई, उस संगठन का नाम है इल्यूमिनाटी। आपने सुना होगा या कहीं ना कहीं देखा होगा, इल्यूमिनाटी के बारे में आपने सुना होगा। इल्यूमिनाटी जो एक संगठन है उसको बनाया गया था और उन लोगों का ये कंसेप्ट था, ये ऑब्जेक्टिव्स था। इल्यूमिनाटी संगठन का मुख्य ऐसी 5 ऑब्जेक्टिव्स था। वो क्या क्या था मैं जल्दी आपको बताता हूं। उनका सबसे पहला लक्ष्य ये था कि एबॉलिशन ऑफ ऑर्डर्ड गवर्नमेंट, यानी एक एक देश में जो होने वाली सरकार को सब एबॉलिश करे, उसको सब बंद करे और एक विश्व सरकार को स्थापित किया जाए। उनका दूसरा लक्ष्य है एबॉलिशन ऑफ रिलीजियन, यानी धर्म जात ये सब बंद किया जाए। ना मुस्लिम रहेंगे, ना क्रिश्चियन रहेंगे, ना हिंदू रहेंगे, सबके लिए एक धर्म रहेगा। ये उन लोगों का मुद्दा है। और तीसरा है एबॉलिशन ऑफ फैमिली, यानी परिवार का भी जरूरत नहीं। जो आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज हम जो देखते हैं, ऐसी परिवार की जरूरत नहीं है, यानी सब लोग इक्वल होंगे, सब लोग बराबर होंगे। ऐसा परिवार के लिए ज्यादा प्यार और आदि चीजों की जरूरत नहीं है। और चौथा है एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको भी बंद करना पड़ेगा, यानी हमारे पास जितना भी है वो सबके लिए हो जाएगा। और पांचवा है एबॉलिशन
एबोलिशन ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी हमारे अंदर जो देश के प्रति जो प्रेम है उसको भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमको हर देश एक जैसे समझना होगा और विश्व में सब कोई हमारे भाई के समान है, हम उससे प्रेम और हम प्यार के साथ उनके साथ रहना होगा। एस नोवस ऑर्डो सेक्लोरम, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आजकल सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाली एक देश है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका। अमेरिका जैसे बड़ी देश 1990 में जब इराक पर्शिया के साथ जो लड़ाई होने के पश्चात कुवैत में जॉर्ज H.W. बुश के द्वारा एक भाषण दिया था, उस भाषण के द्वारा उन्होंने बताया था कि हम ऐसे छोटे छोटे देश बनकर रहने से अच्छा यह रहेगा कि हम सब मिलकर एक बड़ी देश या एक बड़ी सरकार को बनाया जाए, एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया जाए, ताकि हम लड़ाइयों को, आतंकवाद को, ऐसी महामारियों को, समस्याओं को आसानी से हम उसको हल कर सके या उसकी सामना कर सके। और इसके अलावा इल्यूमिनाटी का जो साइन है, इसको एक ग्रेट सील के रूप में अमेरिकन गवर्नमेंट ने यूएस का $1 बिल को आप देखोगे तो उसमें इल्यूमिनाटी का साइन आप देख सकते हैं। यूएस गवर्नमेंट पूरी रीति से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं। आजकल भारत देश भी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करने लगा। आने वाले भविष्य में एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट इस पूरी दुनिया में शासन करने लगेंगे। ये बाइबल का एक भविष्यवाणी भी है। अगर हम ध्यान दें प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पर, जहां पर विरोधी मसीह के बारे में बाइबल स्पष्ट बताया है, उस अध्याय का 7वां वचन में इस प्रकार लिखा गया है। उस वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां इस प्रकार लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हरेक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विरोधी मसीह का आगमन के समय में पूरे विश्व में हर एक जाति, हर एक देश, हर एक भाषा बोलने वाले हर एक पर उनको अधिकार दिया जा रहा है, यानी उनको उस प्रकार अधिकार देना है। तो यहाँ पर एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आना जरूरी है, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।